मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं आप लोगों को, और जो वर्कशीट मिली है वो भी कर लिए हैं। चलिए अब अपन बात करें जी चैप्टर नंबर 10, वायु परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। ये जो चैप्टर है अपना, एक बार हम देखते हैं, ये है ना कोर्स में, बिल्कुल ये अपना कोर्स चैप्टर है कोर्स में। तो सबसे पहले अपन बात करें बेटा जी, तो हमने चैप्टर 9 में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का असमान वितरण पढ़ा है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। देखिए, हवा जब गर्म होती है तो उसके कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए वो फैल जाती है, और जब तापमान कम होता है तो वो सिकुड़कर इकट्ठी हो जाती है, भारी हो जाती है। गर्म होने पर वायु ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी होने पर वायु नीचे की तरफ आती है, और इसी वजह से वायुमंडल में दाब में भिन्नता आती है। जो वायु का दबाव है धरातल के ऊपर वो कम हो जाता है, उसी के आधार पर परिणामस्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। अब देखिए, इस चीज को आप अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं हम। टेम्परेचर यानी तापमान और वायुदाब, इस चीज को आपको अच्छी तरीके से समझना है। जब ये बढ़ता है तो ये घट जाता है, और जब ये घटता है, ये बढ़ता है तो ये घट जाता है। इन दोनों में हमेशा विपरीत संबंध होता है। क्यों होता है? तापमान ज्यादा होगा तो हवा गर्म होगी, गर्म होके हल्की होके ऊपर उठ जाएगी तो क्या होगा? वायुदाब कम हो जाएगा। और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब ज्यादा हो जाएगा। कारण क्या है? हवा ठंडी होके भारी हो जाएगी, और भारी होके नीचे बैठेगी तो वायुदाब कम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, वो वायुदाब बढ़ जाएगा। हवा का क्या है? हमेशा उच्च, वो जो दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जो वायु है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो चलिए, तो इसके परिणाम में वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वायु वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब नीचे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी जगह पे पर्टिकुलर इस क्षेत्र पे तापमान ज्यादा रहा, यहाँ की जब हवा बहुत ज्यादा गर्म हो गई तो क्या होगा? ये हवा जब दूसरे क्षेत्रों में जाएगी तो वहां के तापमान को वापस से बढ़ा देगी, वहां के तापमान को बढ़ा देगी। तो सूरज के प्रकाश से तापमान मिला, उस तापमान को फैलाने का काम भी करती है। आर्द्रता बादलों के अंदर जो हवा के अंदर नमी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम भी करती है। तो जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है, और ऊपर उठी हुई आर्द्र वायु का तापमान कम हो जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इस अध्याय में वायुमंडल के दाब भिन्नता के कारण वायुमंडलीय के परिसंचरण संबंधी बल, वायु विक्षोभ, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों के मिश्रण के संबंधी मौसमी विक्षेप क्रियाओं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के वितरण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें बेटा जी वायुमंडलीय दाब। हमारा शरीर भी वायु दाब से प्रभावित है। जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाते हैं, यानी ऊंचाई पे चढ़ते हैं, वायु विरण होती चली जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। कारण क्या है? वहां पर हवा की मात्रा कम होती है। माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल में वायु के स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, ये धरातल का एक हिस्सा है, और इस हिस्से के ऊपर जो ये हवा है, इसका जो दबाव इस जगह पे पड़ रहा है, यही वायु दाब कहलाता है। यानी एक निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित वायु का जो प्रेशर पड़ रहा है वही वायु दाब है। वायु दाब को मापने के लिए मिलीबार, एमबी, मिलीबार ऐसे लिखा जाता है। एमबी या मिलीबार इकाई है इसकी नापने की। समुद्र तल पर औसत जो वायु दाब है 1013.2 मिलीबार पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है, और इसी के कारण वायु दाब अधिक होता है। वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी
अथवा निद्रक बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके उपकरणों के विषय में अपन प्रैक्टिकल की बुक में पढ़ेंगे। तो वायुदाब ऊंचाई के साथ साथ घटता ऊंचाई पर वायुदाब भिन्नता भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। यही भिन्नता वायु को गति देने में मुख्य आधार है। जैसे मान लीजिए किसी स्थान का तापमान 1015.2 है और दूसरे स्थान का तापमान वायुदाब 1014.9 है, तो हवाएं यहां से यहां चलेंगी। वो वायुदाब में भले जरा सी भिन्नता होगी तब भी हवाएं चलेंगी। अब जितनी ज्यादा भिन्नता होगी हवा की स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर ये 1050 हो जाए तो यहां पर हवा की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, और यहां पर ये 1015 है तो यहां पर हवा की स्पीड कम होगी। तो वायुदाब में जितनी ज्यादा भिन्नता होगी दो स्थानों के वायुदाब में, हवाओं की स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से कम वायुदाब क्षेत्रों की ओर चलती है। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। वायुमंडल के निचले भागों में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रासदार 10 मीटर पर ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है। यानी 10 मीटर की ऊंचाई पे आप जाएंगे 1 मिलीबार वायुदाब कम हो जाएगा। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता। एक निश्चित ऊंचाई पर वायुदाब में औसत वायुदाब और तापमान के आधार पर इसकी कमी होती है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होगी। वायुदाब के अपन क्षैतिज वितरण की बात करें तो पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया गया है। यानी समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई जो रेखाएं होती हैं उन्हें सम वायुदाब रेखाएं या कहते हैं, या समदाब रेखाएं कहते हैं। जो समुद्र तल पर एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा दिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्र में यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो जहां पर नी लिखा है वहां पर निम्न वायुदाब और जहां पर कू लिखा है वहां पर उच्च वायुदाब, और हवाएं हमेशा निम्न उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। वायुदाब परिस्थिति में समदाब रेखाओं की आकृति दर्शाती है। समदाब निम्न दाब प्रणाली एक या एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरी हुई होती है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब प्रणाली भी एक या एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, जिसके मध्य में उच्च वायुदाब होता है। समुद्र तल वायुदाब का विश्लेषण। जनवरी व जुलाई के महीने में समुद्र तल में वायुदाब का वितरण दर्शाया गया है नक्शे में। अगर आप देखेंगे अपनी बुक में तो विषुववृत्त के निकट वायुदाब कम होता है। कारण क्या है? यहां पर तापमान के साथ में बादल भी ज्यादा होते हैं, वो हवाएं, तापमान ज्यादा होता है लेकिन बारिश की वजह से बादल छाए रहते हैं, इसलिए बैलेंस करता है। वायुदाब कम होता है क्योंकि विषुववृत्त के निकट वायुदाब कम होता है, और इसे विषुववृत्तीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहा जाता है। पुणे ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तर व 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर निम्न वायुदाब की पेटियां हैं, जिन्हें अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। ये वायुदाब पट्टियां स्थायी नहीं है। सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियां भी विस्थापित हो जाती है। देखिए सूर्य की किरणों का विस्थापन का मतलब है 6 महीने सूरज कर्क रेखा पे चमकता है और 6 महीने सूरज मकर रेखा पे चमकता है। जब सूरज कर्क और मकर रेखा पर एडजस्ट होता है तो वायुदाब पेटियां भी ऊपर या नीचे हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती है।